लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 6 बजे से हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इतिहास से संबंधित हमारी 2 क्लासेस चलती है। पहली क्लास जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। और जो दूसरी क्लास दोस्तों हमारी होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट कॉन्सेप्ट अर्थात ये थियरी की क्लास चलती है इतिहास की। यहाँ पे दोस्तों हम लोग एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों पार्ट को दोस्तों पढ़ने वाले हैं सविस्तार से। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर जो आपको नहीं पता है दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको कठिनाई होगी और शायद आप इतना सॉल्व ना कर पाए कि आपको सिलेक्शन मिल पाए। तो दोस्तों, अगर जो आप सुचारू रूप से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 घंटे रोज एप्लीकेशन पे पढ़ना होगा और 1 घंटे दोस्तों आपको यूट्यूब पे हमारे साथ प्रैक्टिस करना होगा। 2 घंटे दोस्तों ये बहुत सफिशियंट होंगे अगर जो एक स्ट्रेटेजी के तहत आप हमारे साथ लगते हैं। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे कुछ इस तरीके का सरफेस आ रहा होगा, इतिहास कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो वहां से दोस्तों कोर्स को आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस रखी गई है दोस्तों वो केवल और केवल 2000 रुपये रखी गई है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री के संपूर्ण नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और संपूर्ण वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है तो क्लासेस भी आपकी दोस्तों वहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। कोई भी अगर जो आपके पास इंक्वायरी है तो आप ये जो नीचे नंबर दिया गया है 9415 863 873, तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। या कोर्स को परचेज कर रहे हैं, कोई भी कठिनाई आ रही है तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग दोस्तों मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारतीय चीनी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए भाई बताइए, बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो पूछ रहा है कि भारतीय चीनी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आदित्य जी बिल्कुल ठीक है। चलिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग विक्रम सिंह पटेल जी, आदित्य जी, अंबिका कुमारी जी, नेहा जायसवाल जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी के तरफ कुछ लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी के तरफ जा रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए, भारत में बड़े पैमाने पर जो पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे ना, वो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय यूनानी शासक बड़े पैमाने पे सोने के सिक्के शुरू करने वाले पहले शासक थे। नहीं भैया, यहाँ पे नहीं दिया गया है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सोने का सिक्का जो सर्वाधिक पहली बार चलाया गया था दोस्तों, वो किसके द्वारा चलाया गया था, वो चलाया गया था दोस्तों कनिष्क के द्वारा। और कनिष्क जो था वो किस राजवंश से संबंधित था, वो कुषाण वंश से संबंधित था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि ये बताइए, छोटी सी बात है, कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा साक्ष्य है जो पहली बार बौद्ध धर्म के विस्तार का साक्ष्य हमको देता है। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्या उत्तर होगा। और दोस्तों थोड़ा सा सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि सेशन को एक बार लाइक और एक बार शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, तो क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ अगेन बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई, देखिए बौद्ध धर्म का विस्तार का जो सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है ना, वो अशोक के शिलालेख से प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि राज्याभिषेक से संबंधित मास्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाकित
बुध शाक्य के रूप में उल्लेखित किया है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, ठीक है, और विचार करके ये बताना है कि उक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं ना दोस्तों, तो मतलब थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि आपके धैर्य को विचलित कर देते हैं। लेकिन अगर जो आप धैर्य से पढ़ेंगे ना तो ये प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं, और सिलेक्शन पाने के लिए दोस्तों धैर्य के साथ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को धैर्य कंसंट्रेशन के साथ अगर जो आप अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो आपके सही हो सकते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि निम्नलिखित पे आपको विचार करना है और उक्त में से कौन सा सत्य है, बेसिकली आपको ये बताना है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। और ये कह रहा है कि फिर आगे वो मूव कर रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित थे। तो भाई बात ये बिल्कुल 100% ठीक है कि जो पाल वंश था उस टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये दोनों दोस्तों था, ठीक है। पाल वंश के दौरान भी ये था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों ही खिलजी वंश के द्वारा नष्ट कर दिए गए। तो बताइए क्या ये खिलजी वंश के द्वारा नष्ट किए गए? देखिए विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, केवल ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये खिलजी वंश के द्वारा दोस्तों नष्ट नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं केवल और केवल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये किसने नष्ट किया था भैया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था जिसका नाम था इख्तियार मोहम्मद बख्तियार, ठीक है। तो ये तो दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत आ जाएगा ना दोस्तों, तो ये खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे थे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पे बुद्ध का स्थान दिया गया है? चलिए भाई बताइए, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, कि किस पुराणों में निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पे बुद्ध को स्थान दिया गया है? चलिए बताइए। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, कि निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया था? क्या उत्तर होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए पुराणों की संख्या कितनी है भैया? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो ये 18 पुराण है ना भैया, 18 पुराण है, ठीक है। और इसमें जो वायु पुराण है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी में दोस्तों क्या हुआ है कि विष्णु अवतार की सूची में कृष्ण के स्थान पे बुद्ध को स्थान दिया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अगर जो आपने कल के सेशन को देखा होगा तो बहुत आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। चलिए कि चतुर्थ कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। शासक कौन था? अजातशत्रु था, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक, चौथी बौद्ध समिति कनिष्क। कहाँ पे हुआ था भैया? ये हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। लेकिन अध्यक्षता किसने की थी भाई? ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी वसुमित्र की बात कर रहे हैं दोस्तों सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि अध्यक्ष तो वसुमित्र थे लेकिन उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। वसुमित्र तो सभी लोग याद रखते हैं लेकिन ये पूछ देता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों अश्वघोष। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो थे
वो वसुमित्र थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है। ठीक है, कौन सा ऐसा जैन साहित्य है जो मौर्य युग की जानकारी हमको नहीं देता है, चलिए बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा लाइक शेयर भी दोस्तों निवेदन है आप सभी लोगों से कि शेयर कर दिया करिए वीडियो को और लाइक भी जरूर कर दिया करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके कमेंट को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। यहाँ पे शायद जो होना चाहिए उस ये प्रश्न होना चाहिए था कि कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की सबसे अच्छी जानकारी देता है, तो ऐसी स्थिति में कल्पसूत्र हो जाता। लेकिन यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब के सब सही है, यानी ये प्रश्न क्या है दोस्तों, एक तरीके से गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न का प्रकृति कुछ और होना चाहिए। देखिए जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी कल्पसूत्र भी देता है, परिशिष्ट पर्वन भी देता है, बृहद कथाकोश भी देता है और कथाकोश भी देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है दोस्तों वो क्या है, थोड़ा सा एरर वाला है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। ये होना चाहिए कि ये बताइए कि जैन साहित्य मौर्य युग की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ पे मिलता है, तो वहां पे कल्पसूत्र हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, शायद 1 या 2 दिन पहले इस प्रश्न को हम लोगों ने किया भी था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाल साहित्य से ज्ञात नहीं है। बताइए, बढ़िया सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अगर जो आप 16 महाजनपद पढ़े होंगे तो वहां पे आप चंपा को पढ़े होंगे, राजगिरी को पढ़े होंगे, श्रावस्ती को पढ़े होंगे, लेकिन वहां पे आपने भीटा को नहीं पढ़ा होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाल साहित्य से ज्ञात नहीं है, तो वो है दोस्तों भीटा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहार अंकित साल प्राप्त हुई है। चलिए बहुत अच्छा सा प्रश्न, ये बताइए कि किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहार अंकित साल प्राप्त हुआ है। चलिए बताइए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कपिल वस्तु महाविहार अंकित साल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ना दोस्तों, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, पिपर हवा। ठीक है, पिपर हवा। और ये पिपर हवा की जो पहचान की गई है दोस्तों, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित कपिल वस्तु से किया गया है। तो जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहार अंकित साल प्राप्त हुआ है, तो ये पिपरहवा से प्राप्त हुआ है। और ये दोस्तों ये इसकी पहचान कहाँ से की जाती है, कपिल वस्तु से की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जैन ग्रंथों को कहा जाता है। अब तो ये बच्चों वाला प्रश्न है भाई, इस प्रश्न को तो कोई गलत ना करिएगा। ठीक है, जैन धर्म को कहा जाता है। चलिए बताइए क्या कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, इजी सा प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग भी जैनागम बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आगम देता है, आप लोगों ने बेसिकली आगम पढ़ा होगा। तो जैन ग्रंथों को जैन ग्रंथों को आगम या जैनागम के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या मिला है दोस्तों कि जो जैन भिक्षु थे
उनका आचार व्यवहार कैसा था, ठीक है, उनकी जीवन शैली कैसी थी, इसके बारे में हमें ये ग्रंथ क्या देता है, जानकारी देता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किया था। चलिए बताइए, छोटा सा प्रश्न आ गया भाई, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का था। द्वितीय जो हुआ वो किसके साथ कौन अध्यक्ष थे दोस्तों, बताइए, इस प्रश्न में पूछा गया है। और किसके काल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, कालाशोक के काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके कौन अध्यक्ष थे, तो मोगलीपुत्र तीस्त थे। और किसके शासन काल में हुआ था, अशोक के। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। और कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष था। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे भैया, तो जितने लोग भी सब्बाकामी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे सॉरी सर्वकामी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सब्बाकामी होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसके काल में हुआ था दोस्तों, ये कालाशोक के काल में हुआ था। कालाशोक किस वंश का शासक था, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ठीक है, कालाशोक किस वंश का शासक था, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा, शिशुनाग मूलतः संबंधित था। ठीक है, किस महाजनपद से संबंधित था शिशुनाग, बेसिकली आपको बताना। चलिए भाई बताइए, बढ़िया प्रश्न है। शिशुनाग संबंधित था, चलिए ठीक है ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है कि नहीं। हर्यक वंश के अंतिम शासक जिसका नाम क्या था दोस्तों, नागदशक। नागदशक का अमात्य कौन था, शिशुनाग। जनता में क्या थी, नागदशक को लेकर के बहुत ज्यादा असंतोष था। इस वजह से जो नागदशक का अमात्य था शिशुनाग ने क्या किया, नागदशक की हत्या कर दी। और नागदशक किस वंश का अंतिम शासक था, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसकी हत्या करके शिशुनाग ने क्या किया, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया था। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा भैया, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं मगध से, तो मगध से संबंधित जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो शिशुनाग मूलतः संबंधित था किससे, मगध से। और शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। तो देखिए दोस्तों, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी देखने को मिलती है और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बस यही पूछ रहा है कि ये बताइए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। चलिए, मीनू कुमारी जी, नवनीत जी, नेहा जायसवाल जी, विक्रम सिंह पटेल जी, अंबिका कुमारी जी, चलिए अदिति जी, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। चलिए बताइए। ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे मिलता है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में मिलता है ना, याद होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और यहाँ वहां पे ये उल्लेख मिलता है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, यहाँ पे जो वज्जी था, इस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। तो जितने लोग बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था, यह भी ये बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं। ठीक है ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि शैव धर्म के अनेक संप्रदाय थे, उसमें से जो पाशुपत था वो सबसे प्रमुख था, है कि नहीं। और उसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, लकुलिस माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, डी सभी लोग करेंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे कोई
गलती करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो पाशुपत संप्रदाय बेसिकली दोस्तों किससे संबंधित था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये शैव धर्म से संबंधित था। और शैव कौन होते थे? शैव वे होते थे जो भगवान शिव को मानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? चलिए भाई बताइए। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है सेशन में कि नहीं? ठीक है, मजा आना चाहिए दोस्तों। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हंसते खेलते हुए सेशन को आप इस तरीके से अटेम्प्ट करें कि आपको पता ही नहीं चले कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। यही बेस्ट वे होता है किसी भी चीज को तैयार करने के लिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। पद संभव के तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं, जैसा कि अंबिका कुमारी जी बता रही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी पद संभव की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना किया था? तो वो किया था पद संभव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित जनपदों में से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? अब देखिए ये गणराज्य की बात पूछ दिया। वहां पे पूछ रहा था कि राजतंत्रात्मक नहीं है, अब यहाँ पे डायरेक्टली पूछ दिया है कि कौन सा गणराज्य था। चलिए बताइए। बुद्ध काल के 10 गणराज्यों को आपने पढ़ा होगा, अगर जो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ठीक है, तो फिर वही सेम प्रश्न है ना, वहां पे पूछा था कौन राजतंत्रात्मक नहीं था और यहाँ पे पूछ दिया कि कौन गणराज्य था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे दिमाग को खुला रखिए। छोटी सी बात थी, फिर गलती क्यों हो रही है? छोटी सी बात थी, वहां पे पूछा था राजतंत्रात्मक नहीं था, तो राजतंत्रात्मक नहीं था तो इस वजह से गणराज्य था। तो गणराज्य यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया तो वजी हो जाएगा ना। छोटी सी बात है भाई, गलती क्यों हो रही है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? मतलब बुद्ध ने किस स्थान की यात्रा नहीं किया था, आपको बेसिकली बताना। चलिए बताइए। चलिए ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? उज्जैनी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी उज्जैनी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उज्जैनी की यात्रा गौतम बुद्ध ने कभी नहीं किया। ठीक है, उज्जैनी में उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था महाकच्चायन। ठीक है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे उज्जैनी में जिनका नाम का क्या था? महाकच्चायन। और ये जो महाकच्चायन थे ना, इन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि आप उज्जैनी में क्या करिए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने उज्जैनी की यात्रा कभी नहीं की। उज्जैनी में उनके गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था महाकच्चायन, और महाकच्चायन के ऊपर ही ये जिम्मेदारी थी कि उज्जैनी में क्या करें? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से किस अच्छा ये तो हम लोगों ने कर लिया ना कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? ठीक है, तो हमने देखा ना अभी, तो बताया आपको कि शैव संप्रदाय को शैव धर्म से संबंधित अनेकों संप्रदाय हुए। ठीक है, जिसमें पाशुपत प्रमुख है, और पाशुपत के संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। ठीक है, और शैव कौन होते थे? जो भगवान शिव की उपासना करते थे, अर्थात जो भगवान शिव को मानते थे। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, विक्रम सिंह पटेल जी, नेहा जायसवाल जी, नवनीत जी, रविंद्र कुमार जी, सतीश कुमार जी, अदिति जी, मीनू यादव जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी यहाँ पे सी की बात बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। पाशुपत पे तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जंगम ये भी शैव शैव संप्रदाय का क्या था शैव का एक संप्रदाय था। और दोस्तों कापालिक, ठीक है, कापालिक के बारे में कहा जाता है कि ये नर की खोपड़ी में क्या करते थे कि सुरापान करते थे, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि 1, 2 और 4 सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बौद्ध धर्म द्वारा भिक्षुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। चलिए ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं, है ना। तो आराम आराम से इन सारे प्रश्नों को करिए। और अगर जो आप एक बार सेशन को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो पूरा सेशन देखिए। अगर जो पूरा सेशन आप नहीं देखेंगे ना, तो मैक्सिमम आउटकम अर्थात आपको परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। बीच से 2-4 प्रश्न देख के आने जाने से कुछ हला भला नहीं होने वाला है। और मैं आपसे विश्वास से कह रहा हूँ ना कि आपके एग्जाम के आने आने तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आप एप्लीकेशन पे जो हिस्ट्री की कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है उसको 1 घंटे वहां पे करिए, और 1 घंटे दोस्तों जो प्रैक्टिस की क्लास हो रही है इसको आप प्रत्येक दिन लाइव आकर के उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पे दोस्तों इतिहास कॉन्सेप्ट क्लासेस लिख के आएगा, तो वहां से कोर्स को आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि वैशाली की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। वैशाली, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, वैशाली में। सभी लोग भी कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत है। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए भाई। कि शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए। बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अशोक का जो रुम्मीदेई स्थल है ना, वो शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला ये प्राचीनतम साक्ष्य है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रुम्मीदेई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अधिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये रुम्मीदेई से प्राप्त होता है। और मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है क्या, रुम्मीदेई, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बताइए कि कुर्चक एक संप्रदाय था, ठीक है। ये कुर्चक क्या था दोस्तों, एक संप्रदाय था। ये किस राजवंश से, सॉरी, ये किस धर्म से संबंधित था, ठीक है। ये कुर्चक जो है, ये कुर्चक जो संप्रदाय है ये किस धर्म से संबंधित है, बेसिकली आपको बताना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपको थोड़ा सा फंसाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने, सभी लोगों ने यही पढ़ा है कि जो जैन धर्म था इसके मुख्य रूप से 2 संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो जैन धर्म की तरफ तो आप जाएंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दोस्तों जैन धर्म के अंतर्गत श्वेतांबर और पीतांबर, मतलब बाद के कालखंड में और भी संप्रदायों का क्या हुआ था दोस्तों, आविर्भाव हुआ था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बोल रहे हैं, जैन धर्म का, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कुर्चक जो संप्रदाय है ये किसका संप्रदाय है दोस्तों, जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 23वें जैन तीर्थकर किससे संबंधित थे। अब ये इजी सा प्रश्न आ गया भाई, ये 23वें जैन तीर्थकर की बात हो रही है कि नहीं, ठीक है। कौन था 23वां जैन तीर्थकर, पार्श्वनाथ थे ना। पहला कौन था, ऋषभ देव थे, तीसरा पार्श्वनाथ, ठीक है। 24वां और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि 23वें जैन तीर्थकर
किससे संबंधित थे? तो ये तो इजी सा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी से। ठीक है, तो 23वें जैन तीर्थकर कौन थे दोस्तों? 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। और ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों वाराणसी से संबंधित थे। वे काशी के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वसेन के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम जो था वो क्या था? वामा था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? ठीक है, अच्छा एक सेकेंड मैं एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए अब ठीक है, अब नहीं शायद जो उसमें क्या हो रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। अब ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए। और दोस्तों प्रत्येक दिन 6 बजे से मैं लाइव आता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा, बशर्ते आप लाइव आइए और लाइव आकर के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए। और अगर जो नहीं प्रश्न देख पा रहे हैं, नहीं उत्तर दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वीडियो देखा करिए जिससे सारी चीजें आपकी रिवाइज हो सके। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध किन आचार्यों के पास गए थे? बेसिकली यहाँ पे बुद्ध के आचार्यों के बारे में आपसे पूछ रहा है। चलिए भाई बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या तो बुद्ध के 2 गुरु हुए। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे। यही तो 2 गुरु हुए ना भाई, छोटी सी बात है, यही तो 2 गुरु हुए। सिद्धार्थ के अर्थात गौतम बुद्ध के 2 गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और दूसरे गुरु जो थे वो रुद्रक रामपुत्र थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये बताइए कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो वो अलार कलाम था। और गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्र थे। यही 2 गुरु हुए, इसके अलावा इनके और कोई गुरु नहीं हुए। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए एडजस्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पे आपको क्या करना है? विचार करना है तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। पहला यहाँ पे कारण दिया गया है, सॉरी कारण दिया गया है कि सर्वाधिक वर्षा वास्तव में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। मतलब जब वर्षा ज्यादा होती थी, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती थी, तो ऐसी स्थिति में जो गौतम बुद्ध थे वो कहाँ पे निवास करते थे? श्रावस्ती में। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? आपको बेसिकली बताना है। और दूसरा कह रहा है दोस्तों कि श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आयु के थे। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान से करिएगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनता है कि वर्षा के दिनों में गौतम बुद्ध अपना जीवन कहाँ पे बिताते थे? तो वो श्रावस्ती में बिताते थे। ठीक है, जब बहुत ज्यादा वर्षा होता था तो। ठीक है, अगला है दोस्तों कि श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रावस्ती के राजा जो थे उनका नाम क्या था? प्रसेनजित था। और वो गौतम बुद्ध की आयु के ही थे। तो बात ये भी ठीक था। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ए और आर तो दोनों ठीक है, लेकिन आयु से, इनकी आयु की यहाँ पे बात हो रही है, आर में आयु की बात हो रही है और इसमें निवास की बात हो रही है। तो आयु और निवास से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना कि ए और आर दोनों सही है, किंतु एक की सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि रुम्मीदेई स्तंभ लेख किसके काल का है? अब ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। रुम्मीदेई अभिलेख, ठीक है, रुम्मीदेई स्तंभ किसके काल का है? बेसिकली आपको बताना है। रुम्मीदेई के बारे में आप सभी लोग को बहुत पता होगा, है कि नहीं? बहुत पता होगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये नेपाल का जो तराई क्षेत्र है
वहां पे रुम्मीदेई स्तंभ लेख देखने को मिला है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये अशोक के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, और ये लेख गौतम बुद्ध के जन्म का प्रमाण देता है। ठीक है, तो रुम्मीदेई स्तंभ लेख में सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि रुम्मीदेई स्तंभ लेख है ये कहाँ पे है। तो ये जो नेपाल का तराई क्षेत्र है ना, वहां पे इसकी स्थिति मिलती है। और इसी रुम्मीदेई स्तंभ लेख किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। और इसी रुम्मीदेई अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि क्या हुआ, गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले। ठीक है, बताइए कि अशोक के काल में जो अभिलेख मिले थे वो किस भाषा में मिले थे भाई? प्राकृत में, पाली में, खरोष्टी में और संस्कृत में। चलिए बताइए। बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न है, करिए इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। निवेदन है आप सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर प्रश्न आपके सामने लेके आऊंगा, बशर्ते ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जितना चैनल के माध्यम से कहा जाता है आप उतना करिए दोस्तों। 100% आपको सफलता मिलने वाली है, बशर्ते आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। परिस्थिति कैसी भी हो, जिंदगी में हमेशा परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अनुसार तो परिस्थिति है ही नहीं, तो हम पढ़ाई कैसे करें। परिस्थिति किसी की भी हमेशा एक समान नहीं होती है, लेकिन विकट परिस्थितियों में जो लड़ता रहता है, जो पढ़ता रहता है ना दोस्तों, विजय उसी की होती है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर ए की तरफ, प्राकृत की तरफ जा रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, प्राकृत बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो किस भाषा में मिलते हैं? वो मिलते हैं दोस्तों ब्राह्मी और प्राकृत में। ठीक है, तो ब्राह्मण और प्राकृत में दोस्तों मिलते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? चलिए भाई बताइए, अच्छा सा प्रश्न। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है इसका निर्माण किस शासक ने किया था? तो धमेक स्तूप कहाँ पाया गया दोस्तों? सारनाथ में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था आपको बताना है। चलिए बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? अगेन डी की तरफ आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं अशोक के काल में, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो सारनाथ का जो धमेक स्तूप है इसका निर्माण जो हुआ था ये अशोक के काल में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो धमेक स्तूप है ना, इसका जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? 249 ईसा पूर्व में हुआ था। सॉरी, लेकिन धमेक स्तूप जो है दोस्तों, इसका जो विस्तार हुआ ये आगे चल करके गुप्त काल में हुआ। ठीक है, तो धमेक स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में। किसके शासन काल में? अशोक के। और बाद में चल के इसका सविस्तार किस काल में देखने को मिलता है? गुप्त काल में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि धमेक स्तूप स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है भाई बताइए। चलिए, तो अभी तो हम लोगों ने इसको प्रश्न में ही देख लिया था ना, तो अब इसका क्या कर सकते हैं? ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सांची में है ना, अभी तो यही तो दिया था, सॉरी सारनाथ में दिया था ना, सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ठीक है, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है बताइए। अनुज कुमार जी, अदिति जी, सतीश कुमार जी, मीनू यादव जी, विक्रम सिंह पटेल जी, कल्पना द्विवेदी जी, नेहा जायसवाल जी, नवनीत जी, मीनू यादव जी, रविंद्र जी। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से मौर्य काल की सबसे अच्छा नमूना कौन
सा है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने लोग भी स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप सभी लोग को दोस्तों पता होगा कि जो अशोक था, ये अधिकतर स्तंभ लेख जो है वो किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। और अशोक किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। तो देखिए, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना जो प्राप्त होता है वो स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और स्तंभ लेख मतलब क्या? कि कोई एक स्तंभ होता था और इस पे क्या होती थी कि चीजें उत्कीर्णित होती थी, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख के भी बहुत रूप होते थे, कोई पत्थर होता था, कुछ होता था, और उस पे कहीं कहीं क्या होता है दोस्तों कि लोहा होता था, वहां पे क्या होता था कि कुछ चीजों का अंकन मिलता था, क्योंकि कापी किताब कागज तो था नहीं उस टाइम, तो लोग पत्थरों पे और क्या करते थे कि प्रशस्तों पे लिखने का पत्थरों पे लिखते थे वो, और स्तंभों पे लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसके द्वारा लगाया गया था? चलिए बताइए। ठीक है, क्या है ना कि दोस्तों हम लोग को ये लगता है कि लाइफ में हम लोग ही स्ट्रगल बहुत किए हैं, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि पाषाण काल के लोग कितना स्ट्रगल किए। ठीक है, जंगलों में रहते थे, इस बात का हमेशा उनको अंदेशा होता था कि कोई जंगली जानवर आकर के उनके ऊपर अटैक न कर दे, तो इसलिए वो पत्थरों के औजार बनाने लगे। फिर उसके बाद आप मध्य पाषाण युग में आइए, नव पाषाण युग में आइए, ठीक है, फिर फिर आप 16 महाजनपद में देखिए कि लोगों ने किस तरीके से बस्तियां बनाना शुरू कर दी। वैदिक युग को आप देखिए, ठीक है। तो मनुष्य जो है ना वो हमेशा से ही स्वार्थी रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये तो स्वार्थी हो गए, तो मनुष्य जो है वो हमेशा से ही स्वार्थी रहा है, ठीक है। पाषाण काल में मनुष्य एक दूसरे के पास नहीं रहता था, वो अकेला ही रहता था, लेकिन बाद में चल के जब पशुओं से खतरा हुआ, जब जानवरों से खतरा हुआ, तो ये नव पाषाण काल में आकर के क्या करने लगे? संगठन बनाने लगे, ठीक है, कि हम बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे तो उससे पशु हमारे ऊपर क्या करेंगे? अत्याचार नहीं करेंगे। फिर वैदिक काल में क्या हुआ कि वैदिक काल के अंतर्गत लोगों को लालच आने लगा धन का, तो इसलिए लोग आपस में रहने लगे। फिर 16 महाजनपद का उदय होता है और वहां भी दोस्तों यही स्थिति विद्यमान होती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा, टे फैन थेलर, ठीक है। तो जितने लोग भी टे फैन थेलर की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता लगाने का जो कार्य किया था वो किया था टे फैन थेलर ने। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा दोस्तों कि 13वां शिलालेख संबंधित है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो किससे संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अच्छा, एक बार हिस्ट्री का पीजीटी का साथ इंटरव्यू था तो ये पूछा गया था प्रश्न, थोड़ा सा आप लोग भी मुझे बताइएगा। पूछा गया था कि ये बताइए कि जो मनुष्य थे उनके उनमें तन ढकने का जो विचार है वो क्यों विद्यमान हुआ? क्या कोई सामाजिक लोक लज्जा थी, इस वजह से वो अपने तन को ढकने लगे? जब आप पाषाण काल पढ़ते हैं तो वहां पे कोई भी व्यक्ति अपने तन को नहीं ढकता था, ठीक है, लेकिन बाद में चल के नव पाषाण काल में ये लोग क्या करने लगे कि अपने तन को ढकने लगे। इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आखिरकार ये कॉन्सेप्ट कैसे उपजा? क्यों वो लोग क्या करते थे कि कपड़े पहनना शुरू कर दिए, पेड़ों की छाल पहनना शुरू कर दिए? ऐसा वो क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, पाषाण काल में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है, अगर जो थोड़ा भी आइडिया होगा तो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके जब अगर जो आप पीजीटी क्वालिफाई होते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा सा प्रश्न है कि 13वां शिलालेख संबंधित है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ
कि युद्ध की आप लोग बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि जो 13वां शिलालेख है ये युद्ध से संबंधित है। और कौन सा युद्ध हुआ था भैया? कलिंग युद्ध हुआ था। और यहीं पे क्या हुआ था दोस्तों? अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो जो 13वां शिलालेख है उसमें किसका वर्णन मिलता है? युद्ध का वर्णन मिलता है। और यहीं पे क्या होता है दोस्तों कि अशोक का हृदय परिवर्तन होता है जब रक्त रंजित वो क्या देखता है दोस्तों? युद्ध भूमि को देखता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि बाबर गुफा संबंधित है। बाबर गुफा किससे संबंधित है? चलिए बताइए। बाबर गुफा संबंधित है, ठीक, बाबर गुफा संबंधित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य जो था ना वो शरीर इसलिए नहीं ढका ताकि उसको कोई सामाजिक लोक लज्जा थी, ठीक है। वो सामाजिक लोक लज्जा की वजह से शरीर ढकने का कार्य नहीं स्टार्ट किया। जलवायु परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा ठंडी हुई, बहुत ज्यादा गर्मियां होने लगी। तो इस वजह से ठंडी गर्मी से बचने के लिए, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कपड़ा प्रारंभ शुरू किया, ठीक है। कपड़ा पहनना प्रारंभ किया। स्टार्टिंग दौर में पेड़ों की छालें लोग पहनते थे, उसके बाद पशुओं के खाल को पहनते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे विकास होता गया, जब भेड़ आया अस्तित्व में तो ऊन से बने कपड़ों का हम लोग क्या करने लगे? इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है कि बाबर गुफा संबंधित है। बाबर गुफा जो है वो किससे संबंधित है बेसिकली आपको बताना है। क्या उत्तर होगा भाई? बाबर गुफा संबंधित है। तो जितने लोग भी आजीविकों की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला जो थी वो विकसित हुई थी। और जो बराबर है, मैं बाबर पढ़ दिया इसको, ये बराबर की गुफाओं की बात बोल रहा है। ये किससे संबंधित है? आजीविकों से संबंधित है। अगला प्रश्न कि प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है, ठीक है। अशोक वर्धन का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है आपको बताना। ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अशोक का जो अभिलेख है, ठीक है, प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक का नाम मिलता है, क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है या अशोक मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये मास्की है। तो जितने लोग भी मास्की और गुर्जरा अभिलेख की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है उसमें दो अभिलेख हैं, एक मास्की है और दूसरा है दोस्तों गुर्जरा, ठीक है। इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में अटवी जातियों का उल्लेख किया। अब अटवी जातियों का उल्लेख किस शिलालेख में अशोक के द्वारा किया गया? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर दिया करिए। निवेदन है आप सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर की संख्या कम होती है। तो निवेदन है थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करिए। क्लास आपके लिए है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है थोड़ा लाइक शेयर करने का। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी डी की तरफ जाते हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जो आठवीं जनजातियां थी यह एक क्या थी दोस्तों? यह एक जंगली जनजाति थी और इसका उल्लेख अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषण शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित है? तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। वृषण की बात बोल रहा है ना, सॉरी वृषभ की बात बोल रहा है, ठीक है, वृषभ की बात बोल रहा है। वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं रामपुरवा, सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित है? तो यह है दोस्तों रामपुरवा में स्थित। ऑप्शन नंबर बी सभी लोग ठीक कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा, ये बताइए कि अशोक ने अपने समकालीन शासकों में
मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ठीक है, अशोक जो था वो अपने समकालीन शासकों से क्या किया था? मैत्रीपूर्ण मतलब अच्छा संबंध बनाए रखा था। इसका उल्लेख किस कहाँ पे देखने को मिलता है? चलिए बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ना, 13वें शिलालेख में सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 5 यवन शासक हैं। ठीक है, 5 यवन शासक हैं और उन्हीं 5 यवन शासकों के साथ ही क्या करता है? मैत्रीपूर्ण संबंध अर्थात अच्छा संबंध बनाता है। वो 5 शासक कौन थे? वो थे दोस्तों सीरियाई नरेश, मिस्री नरेश, मेसिडोनियन राजा थे, एपिरस थे और सीरिन थे। ये 5 राजा थे। इनके साथ अशोक ने क्या किया था कि अच्छा संबंध स्थापित किया था। और इसका जो साक्ष्य मिलता है वो शिलालेख 13 में मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न रहा कि सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? अब ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, सांची का स्तूप के निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। तो यहाँ पे रुकने की क्या जरूरत है? अगला प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया? बहुत प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से किस शासक ने चांदी का सिक्का और रुपया प्रारंभ किया था? चलिए बताइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रुपए की जहां पे भी बात आएगी तो आप लोगों को एक शासक जो है वो याद आना चाहिए। ठीक है, कि रुपए को प्रचलन में लाने का श्रेय किसे जाता है, या 1 रुपए के सिक्के को प्रचलन में लाने का श्रेय किस शासक को जाता है? ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शेरशाह के द्वारा। ठीक है, तो चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? शेरशाह के द्वारा किया गया था। और मुद्रा के क्षेत्र में शेरशाह का जो है दोस्तों अमूल्य योगदान रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न ये रहा कि चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासन काल में हुई थी? ठीक है, तो 2 चित्रकार थी, एक का नाम था साइफा बानो और दूसरा का नाम था नादिरा बानो। ये किसके शासन काल से संबंधित है बेसिकली आपको बताना है। चलिए बताइए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है आप सभी लोगों से। नवनीत जी, मीनू यादव जी, रविंद्र जी, नेहा जी, अदिति जी, कल्पना द्विवेदी जी, चलिए असिक अंसारी जी, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल से संबंधित हैं? चलिए क्या उत्तर होगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? जहांगीर के शासनकाल से। तो जितने लोग भी जहांगीर बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो चित्रकला के संदर्भ में दोस्तों जहांगीर जो था वो अग्रणीय था। और इसके अंतर्गत, इसके शासनकाल के अंतर्गत 2 चित्रकार बहुत ही फेमस थे, जिनका नाम था साइफा बानो और नादिरा बानो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया? ये छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात हो रही है ना भाई, 1556 की बात हो रही है, यानी पानीपत का जो दूसरा युद्ध है उसकी बात हो रही थी। ठीक है, चलिए राम ओस अनुरागी जी, आप शाम को 6 बजे ज्वाइन किया करिए। आप 1 घंटे लेट हो गए, क्लास आपकी 6 बजे से चलती है। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1956 को युद्ध हुआ था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं? पानीपत में बोल रहे हैं। इसका तो उत्तर बहुत इजी है। तो जितने लोग भी पानीपत बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और इसमें पराजित कौन हुआ था भैया? पराजित ये जो अफगान थे ना, अफगान जो हुए वो इसके अंतर इस युद्ध में क्या हो गए? पराजित हो गए। ठीक है, और मुगल सेना का क्या हुआ दोस्तों? मुगल जो थे वो विजयी हुए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, और इस टाइम जो अफगान का शासक था वो कौन था? वो कौन था दोस्तों? आदिल शाह सूर था। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि अकबर ने
मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चलिए कि अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी, बताइए। ठीक है, अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? ठीक है, तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि अकबर जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाया करता था, लेकिन प्रथम यात्रा कब किया था, बताइए। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है भाई? ये कहाँ पे है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है ना दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर के प्रारंभिक दिनों में क्या थे कि इसके बच्चे नहीं पैदा होते थे, इसकी कामना के लिए ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अजमेर में जाया करता था। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं 1562 में, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि गुलबदन क्या है। ठीक है, गुलबदन से आशय क्या है भाई, बताइए। ये तो बहुत बार आप पढ़े होंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या गुलबदन वो जो क्या थी, गुलबदन किसकी बीबी थी या किसकी माँ थी? चलिए बताइए। तो यहाँ पे गुलबदन का आशय कुछ और है। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर होगा? ठीक है, तो गुलबदन जो होता था दोस्तों, ये बेसिकली दोस्तों बात करें अगर जो इसके कालखंड की बात करें तो ये दोस्तों मुगल काल के अंतर्गत कपड़े की रंगाई की एक पद्धति थी। और कपड़े की रंगाई की एक पद्धति होने के नाम से दोस्तों ये गुलबदन जो था वो क्या था, कपड़े की रंगाई करने की एक पद्धति थी। और ये बेसिकली कहाँ पे प्रचलित थी? ये काशी में प्रचलित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। मतलब मुगल काल में जहाज निर्माण का केंद्र कहाँ कहाँ पे था, आपको बताना। चलिए भाई बताइए। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। चलिए क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बंगाल में होता था, बिल्कुल ठीक है। इलाहाबाद में, कश्मीर में और लाहौर में, इन सभी क्षेत्रों में होता था दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कि इसके दोस्तों यहाँ पे केंद्र होना चाहिए था कि जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे, जहाज के केंद्र स्थित थे। तो बंगाल, इलाहाबाद, कश्मीर और लाहौर। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल में दिखाई देने लगता है, निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषय का अंकन नहीं हुआ है? अच्छा सा प्रश्न करिए। ठीक, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल में दिखाई देने लगता है, निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषय का अंकन नहीं हुआ है? चलिए बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये बच्चों वाला प्रश्न है, गलती मत करिएगा भाई। गलती आप इसलिए करेंगे कि आप पेशेंसफुली प्रश्न को देखेंगे नहीं। ठीक है, पेशेंसफुली अगर जो चारों उत्तर को आप पढ़ते तो इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था इसे रजनामा के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या लेना देना है भाई? ठीक है, तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद था वो रजनामा था, तो ये अंकन नहीं हुआ है। तो भाई अंकन कैसे होगा जब ये रजनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। डी की तरफ कोई नहीं जा रहा है, डी की तरफ कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। और अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने दोस्तों महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया था? फारसी भाषा में किया था। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था? चित्रकारिता से कौन दिलचस्पी रखता था? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ठीक है। और इसमें दोस्तों प्रमुख चित्रकार कौन था? मंसूर था। किसके काल में था? ये जहांगीर के काल में था। दोस्तों जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसका प्रमुख चित्रकार कौन था? मंसूर था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इसमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? ठीक है, ये मयूर सिंहासन पे कब्जा मुगल शासकों ने किया था। आपने अगर जो हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो इसे ये बताइए कि मुगल इमारत कहाँ पे इसे रखा गया था बेसिकली? ठीक है, मयूर सिंहासन को। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये रखा गया था भाई लाल किले के दीवाने आम में। और ये इसकी स्थापना किसने करवाया था दोस्तों? इसकी स्थापना करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो लाल किले के दीवाने आम में। और इसकी जो स्थापना करवाया था किसने करवाया था दोस्तों? जहांगीर ने करवाया था, सॉरी शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। बट आप कहीं भी जाइएगा नहीं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों देखिए, इतिहास की जो दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे हम इतिहास के तीनों पार्ट को पढ़ रहे हैं। एंशिएंट को भी पढ़ रहे हैं, मिडुअल को भी पढ़ रहे हैं और मॉडर्न को भी पढ़ रहे हैं। मतलब एक सिस्टमेटिक वे से पूरे इतिहास के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। तो अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते रहेंगे तो दोस्तों विश्वास मानिए कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। केवल आप 1 घंटे एप्लीकेशन पे पढ़िए दोस्तों, वहाँ पे आपको इतिहास के सारे नोट्स भी दिए जाएंगे सिंपल साधारण भाषा में। और 1 घंटे दोस्तों आप यूट्यूब पे हमारे साथ क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ये 2 घंटे दोस्तों बहुत सफिशियंट होंगे। बस आप ये 2 घंटे आप मुझे दीजिए, मैं आपको इतना प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ाऊंगा कि हिस्ट्री दोस्तों कहीं भी आपका इधर उधर जाने वाला नहीं है। एडमिशन ओपन है, न्यू बैच प्रारंभ है दोस्तों। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और कुछ इस प्रकार का सरफेस आएगा, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लासेस अर्थात इतिहास कॉन्सेप्ट क्लासेस। वहाँ से जाके कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप वहाँ से कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, आपको कोई समस्या आ रही है या कोई भी आपके पास इंक्वायरी है तो इस नंबर पे 9415 863 873 पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अदिति जी, नेहा जायसवाल जी, मीनू यादव जी, रेनू जी, नवनीत जी, रविंद्र कुमार जी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जाते जाते वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते हुए जाइए, लाइक करते हुए जाइए। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।